कि आप सभी को पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है, पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से होने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई आपको। थैंक यू सो मच। अपने बारे में बताएंगे, कौन सा अटेम्प्ट है, क्या नाम है और माध्यम क्या है आपका? मेरा नाम काशफा खानम है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं निकला था और ये सेकंड अटेम्प्ट में फर्स्ट मेंस है और फर्स्ट इंटरव्यू। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में आपका? जी, मेरा मीडियम इंग्लिश है। अच्छा मैम, ये बताएंगे कि कैसे तैयारी की है प्री के लिए, खासकर जैसे पहली बार में आपका नहीं हुआ था, क्या कमी देखने को मिली थी, क्या सुधार किया आपने? फर्स्ट टाइम में मेरे को लगता है मेरा रिवीजन थोड़ा कम हो गया था। मतलब मैं क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा नोट्स इकट्ठे करने पे लग गई थी, तो मेरे पास क्या था कि कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया और मैं उसको टाइम पे प्रॉपरली रिवाइज़ नहीं कर पा रही थी। तो सेकेंड टाइम में मैंने उसको अच्छे से समझा और उसको बार बार मतलब अपना कंटेंट को कम करके उसको रिवाइज़ बार बार किया, ताकि क्या है कि बेसिक मेरा अगर पकड़ हो तो मैं क्वेश्चन को उसको सॉल्व कर सकूँ। अच्छा, सी सेट के लिए, सी सेट में रुका था आपका, अगर जीएस दोनों में रुका था? नहीं, सी सेट मेरा फर्स्ट टाइम में भी क्लियर था, सेकेंड टाइम में भी सी सेट क्लियर था। सी सेट का था कि मेरा मैथ्स मुझे पहले से पसंद था, तो मेरा उतना दिक्कत नहीं आता था। बट मैंने यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स देखे हैं और ये है कि प्रीलिम से 4 महीना 5 महीना से पहले ही से मैं डेली सी सेट करती थी। अच्छा। 1 घंटा 2 घंटा डेली सी सेट। ये नहीं कि मैं 1 महीना पहले ही से सी सेट करूँगी, नहीं, मैंने प्रॉपर अच्छे से टाइम उसको पूरा दिया है। अच्छा, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है मैडम? हम ग्रेजुएशन मेरा बॉटनी से था। बॉटनी से? अच्छा, तो सी सेट में आप कह रहे हैं प्रॉब्लम नहीं था, सी सेट के लिए आपने पीवाईक्यू को लगाया था? हाँ, हर चीज़ के लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री हो मेंस हो, हर चीज़ के लिए पीवाईक्यू मीन्स मतलब पीवाईक्यू जो है जैसे गॉड फादर टाइप, मतलब उसको हर चीज़ में आपको और वो एक बार नहीं करना है, आपको रिपीटेड टाइम्स करना है, ताकि वो सारा पीवाईक्यू आपको बैठ जाए दिमाग में। उस टाइप से आपको कितने सालों के पीवाईक्यू लगाना चाहिए? मैंने तो 20 साल के लगाए हैं टोटल। 20 साल के पीवाईक्यू लगाए हैं। अच्छा, और मेंस के लिए भी? मेंस के लिए भी पीवाईक्यू का एक क्वेश्चन आपको मतलब ऐसा है कि आपको रटा हुआ होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। अच्छा, तो क्या तरीका रहता था पीवाईक्यू लगाने का, एनालिसिस कैसे करते थे उनको? मैं जैसे एक टॉपिक में पढ़ी, जैसे मान लो आर्ट एंड कल्चर पे कुछ टॉपिक मैंने पढ़ा, तो फिर मैं उस टॉपिक से क्वेश्चंस देखती थी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। फिर उस क्वेश्चन को मैं खुद से पहले लिख के देखती थी कि मैं क्या लिख पा रही हूँ, मेरा कंटेंट कैसा है। अगर मुझे लगता था कि वो कंटेंट कुछ कम है, तो फिर मैं अपना नोट्स में एनरिचमेंट करती थी, उसमें डिफरेंट सोर्सेज को कंप्लीट करने की कोशिश करती थी, ताकि मेरा कंटेंट भी अच्छा हो और उस टॉपिक पे अच्छा सा मेरा पकड़ भी हो। अच्छा, प्री के लिए आपने तैयारी जो प्री के लिए रहती है, कितने महीने के बाद पूरा डेडिकेटेड कर देना चाहिए और कितने महीने से की थी आपने? पहले अगर 1 साल की जर्नी में देखें तो शुरू का टाइम मैंने मेंस को डिवोट किया था, और एस्पिरेंट्स को भी बोलूँगी कि वो पहले अपना दिसंबर तक कम से कम मेंस पूरा कंप्लीट रखें और जनवरी से मई तक पूरा प्री को डेडिकेटेड दें। अच्छा मैडम, ये आप कह रहे हैं तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए? आपने भी कितने किए थे फर्स्ट बार में और सेकेंड बार में? फर्स्ट बार में मेरे से ये गलती हुई थी कि मैंने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मुझे नेगेटिव का ज़्यादा डर था, तो मैंने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए। सेकेंड टाइम में मैंने 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो इस वजह से। पहली बार में कम किए थे? पहली बार में कितने कम किए थे? पहली बार में मैंने शायद 72 किए थे। 72? हाँ, मैंने मतलब निगेटिव का बहुत डर था मुझे कि, लेकिन सेकंड टाइम में मैंने उसको ओवरकम करके मोर देन 85 क्वेश्चंस किए थे। सी सेट में? सी सेट में भी मेरे को बस ये देखना था कि मेरा क्लियर का क्या मार्जिन है, उस हिसाब से मैंने। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब कि क्वेश्चन को ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए? हाँ, क्वेश्चन को मतलब ऐसा भी नहीं है कि अटेम्प्ट करने के चक्कर में 100 करके पूरा निगेटिव ही कर ले, बट हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन देंगे, क्योंकि कभी कभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यूपीएससी में क्या है कि हम लोग को तुक्का लगाना ही है, थोड़ा तो आपको गेस वर्क करना ही है। तो वो चीज़ हम लोग को ये करना है कि कैसे गेस वर्क करके मैक्सिमम क्वेश्चन को हम आउटपुट बना सकते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एनसीईआरटी का क्या रोल होता है? एनसीईआरटी बहुत मस्ट है। एनसीईआरटी सबका बेसिक क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, और कुछ सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी मीन्स कंपलसरी से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक की जरूरी होती है? ऐसे तो 6 to 12 इम्पॉर्टेंट है, बट अगर किसी का है कि नहीं उसका बेसिक अच्छा है, तो वो 9 से 10, 11, 12 भी कर सकते हैं। अच्छा, मेंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेंस की आंसर राइटिंग शुरू से की थी आपने कि? हाँ, मैंने जब से मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन चालू किया है, तब से मेरा फर्स्ट डे से था कि मुझे एक क्वेश्चन जरूर लिखना है। मैंने क्वेश्चन शुरू से 2 साल के हर दिन मैंने एक क्वेश्चन जरूर लिखा है।
क्या तरीका रहता था मैडम? तो जैसे मेरा क्या था कि मैं जैसे न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो उस पर कुछ टॉपिक पे मैं एक क्वेश्चन डेली लिख लेती थी, जैसे कि सस्टेनेबल फार्मिंग या कुछ ऐसा एक टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ, उस पर एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया और डेली उस पर अपने खुद से एक आंसर लिखने की कोशिश करती थी कि मेरा कंटेंट भी बढ़ता जाए और प्रैक्टिस भी होता जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बताइए मैडम कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं शुरुआत में आंसर राइटिंग करें, पहले ही दिन से आपने बोला है, तो उसमें यही रहता है सिलेबस तो कंप्लीट नहीं, तो दुविधा भी होती है, डर भी होता है क्या लिखे क्या नहीं। हाँ, वो डर रहता है। मैंने पहले जब आंसर लिखा तो मैं क्या लिखती थी, मुझे लगता था कि वो बच्चा भी उतना उससे अच्छा लिखता होगा, बट मैं वो नहीं कि नहीं जब कंटेंट होगा तभी लिखूंगी, मैंने ये कभी नहीं किया। मैंने भले ही बकवासी आंसर लिखा है बट मैंने शुरू से लिखा है। अच्छा अच्छा जी, फिर आस्ते आस्ते वो हैबिट हो जाती है। उसके लिए खुद से सेल्फ वो एवेल्युएशन करवाती थी कि किसी की हेल्प? नहीं, शुरू में जब क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं है, मैं बेकार ही लिख रही हूँ, तो उस समय मैं इवैल्यूएट नहीं कराती थी। और लास्ट टाइम पे भी इवैल्यूएशन मैंने अपने पूरे प्रोसेस में नहीं करवाया, बहुत मतलब मेरा जर्नी में मैं बहुत ज़्यादा तक सेल्फ ही डिपेंडेंट थी, तो इस वजह से मैंने खुद से ही। और टॉपर्स नोट्स मैंने बहुत पढ़ा है कि किस तरह से मैं कंटेंट अपना उस हिसाब से कर सकती हूँ, तो PYQ और टॉपर्स नोट ये सब। अच्छा अच्छा। ऑप्शनल क्या है आपका? मेरा ऑप्शनल बॉटनी है जो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है। तो ऑप्शनल के लिए कोई कोचिंग ली है? नहीं, ऑप्शनल मेरा क्या था कि ग्रेजुएशन में मेरा बहुत अच्छा पकड़ था, तो इसीलिए हो गया था कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर भी कोई किताबें आपने इसके लिए पढ़ा हो? हाँ, तो मैंने ऑप्शनल के लिए अपना ग्रेजुएशन बुक्स ही यूज़ किया, जैसे SP जैन वगैरह था, तो वो मेरे पास सारा वॉल्यूमिनस बुक्स था, तो मैंने उसी को प्रेफर किया। अच्छा, जो ग्रेजुएशन में आपने किया है तो उसी बुक से हम ऑप्शनल को कवर कर सकते हैं, सिलेबस के हिसाब से मिलता है? हाँ, बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। हाँ, बट मैंने अलग से कुछ टॉपिक जैसे जो नहीं मिलते उसके नोट्स भी बनाए थे, तो नोट्स प्लस बुक्स हो जाते हैं। करंट अफेयर्स के लिए कैसे कर रहे थे आप? करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर ज़रूरी है। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे तो कम से कम एनालिसिस तो बहुत ज़रूरी है कि यूट्यूब पे एनालिसिस देख लें, ताकि अगर हम डेली नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो डेली सुनने से क्या होगा कि हमारा एक हैबिट बन जाता है। आस्ते आस्ते इतना चीज़ें रिपीट होती हैं कि वो चीज़ हम लोग को लगता है कि नहीं ये सुन रखा है मैंने, तो उससे क्या होता है कि क्वेश्चंस हेल्प करने में। तो करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ो या सुनो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने सेकेंड अटैम्प्ट है आपका, तैयारी कब से की थी स्टार्ट? 2 साल पहले या 3 साल पहले? कब? नहीं, मैंने 2023 में मेरा ग्रेजुएशन के बाद मैंने स्टार्ट किया था। 2023 से स्टार्ट किया था। शुरुआत में कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए? शुरुआत जब करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सबसे बेसिक NCERT। शुरू में हम लोग जब तक NCERT कंप्लीट ना हो हम लोग दूसरा चीज़ पे ना जाएं। NCERT क्या है कि बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में एकदम सिंपल लिखा रहता है, तो बहुत अच्छा से बेसिक क्लियर करता है। वो होने के बाद फिर आप जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ये सब करें तो बेहतर होता है। अच्छा, ऐसे और एथिक्स जो पेपर स्कोरिंग होते हैं इनके लिए कैसे तैयारी कर रहे थे आप? ऐसे के लिए मैंने अपना एक अलग से नोट्स बनाया था, जैसे सारे फिलोसोफर्स का कुछ कोट्स हो गए, थिंकर्स के राइटिंग्स हो गए, वो सब, ताकि जब उसको मैं एक जगह पे लास्ट टाइम पे पढूं तो मैं लिख सकूं ऐसे या एथिक्स के लिए। तो मैंने ऐसे के भी अलग नोट्स बनाए थे, एथिक्स के भी अलग नोट्स बनाए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताइए मैडम कि कभी कभी डिमोटिवेशन भी होता है, चलो आपका तो पहली बार नहीं हुआ तो दूसरी बार इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, फिर भी आपको कभी कभी लगता होगा भाई डिमोटिवेशन आता है, पढ़ना कैसे पढ़ें, डेली डेली वही चीज़ें, तो क्या करते थे? हाँ, नहीं, ये प्रोसेस इतना लंबा है UPSC का कि इसमें डिमोटिवेशन आना नेचुरल है, वो होता ही है। तो उसमें क्या है कि आप अपने को देखें कि आपको कैसे मोटिवेशन मिल सकता है। अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर है, कोई फ्रेंड्स हैं जिससे बात करके आपको अच्छा लगे, या जो आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। मेरे लिए क्या था कि मेरे को मतलब मेरे जर्नी में मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने मुझे हर टाइम इतना मोटिवेट किया है कि उनको देख के मुझे पढ़ने का मन करता था। तो मेरे केस में ये था कि मेरे को वो डीमोटिवेशन बहुत कम होता था, क्योंकि उनका मेहनत देख के अपने लिए मेरे को खुद ही लगता था कि मुझे करना है। तो मेरे केस में ये बहुत प्लस पॉइंट था। और बाकी लोग अपने सोर्स ऑफ मोटिवेशन पिताजी को देख के आपको लगता था कि इनके लिए करना है? जी। अच्छा, क्या करते हैं, जो आपका बैकग्राउंड क्या है वैसे मेरे बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। हाँ, हम तो मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से, पापा मेरे ECL में जॉब करते थे, वो रिटायर्ड हो गए और लास्ट ईयर वो एक्सपायर भी कर गए हैं, तो इसलिए जो बहुत भावुक पल होता है। जी। तो एक जिम्मेदारी है कि पापा के लिए गर्व फील कराना है, वो है भी नहीं लेकिन जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को बिल्कुल यही सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेरा रहा कि अब वो नहीं भी हैं बट मेरे को उनका सपना पूरा जरूर करना है। बहुत बढ़िया, सैल्यूट है आपको, आपकी सोच को कि ऐसी बेटियाँ होना चाहिए। देखो, पापा एक्सपायर हो गए हैं और इनका मोटिवेशन पापा हैं, उनको गर्व फील कराना है और दूसरी बार में इनका इंटरव्यू तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है मैडम। अच्छा, ये बताइए मैडम, पापा के चले जाने के बाद भी आर्थिक
स्थिति से भी जूझना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कैसे इसको आप अपने आप में एक परिवार में बड़े थे कि इससे आप कोई परिवार में और कोई भी आपके? नहीं, मेरे परिवार में जैसे हम लोग 5 सिस्टर्स ही हैं सिर्फ, जी। बट सबकी शादी हो चुकी जी। हो। मैं सिर्फ अपनी मम्मी के साथ अकेले रहती थी और इसलिए था कि फिनेंशियल बर्डन भी आ चुका था मेरे ऊपर, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरे ही ऊपर आ चुका था। तो मैं एक कोचिंग भी करवाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, जिससे इनकम भी हो जाता था और साथ में प्रिपरेशन भी करती पढ़ाते भी थे? थी। जी। वाह, अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे थे मैडम। तो पढ़ाने के समय कैसे अपने आप को फिर समय दे पा रहे थे? 1 घंटे का, 2 घंटे का क्या समय था आपके नहीं, वो हो जाता है। पढ़ाने से क्या था कि जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मेरा बेसिक खुद भी क्लियर होता था, तो वो मेरे को बहुत सपोर्ट करता था। जैसे मैंने मान लो SST का क्लास किया तो वो मेरे GS पेपर में भी मेरा हेल्प करता था, तो प्रॉपर्ली मैनेज करने से हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? सबको बोलेंगे यही कि स्टे मोटिवेटेड। हम होता है, हम हमेशा ऐसा लगेगा कभी किसी मोड़ पे कि हम छोड़ दे, नहीं होगा ऐसा। सबको लगता है, मुझे भी लगा है अपने प्रोसेस के दौरान, बट उस मोमेंट में नॉट टू गिव अप एंड स्टेइंग अहेड इज़ द गोल ऑफ सक्सेस। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जो आप लोगों के कमेंट होते हैं, हर एक कमेंट को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। जो भी आपके डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।